हेलो एवरीवन। तो सब कैसे हो? तो रक्षाबंधन और जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से मना ली सब लोगों ने। तो जो हमने आपको गद्य संकलन हमने पढ़ाया था, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वालों का छूट गया था पुत्र प्रेम, तो उसको स्टार्ट करते हैं। फिर उस पर आधारित प्रश्न उत्तर होंगे हैं। तो स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। पथ्यापथ का विचार न करता, घर वालों की निगाह बचाकर औषधियाँ जमीन पर गिरा देता। दवाइयाँ खाता नहीं, क्या करता था कि जमीन पर गिरा देता था। जब दवाई खाएगा नहीं मरीज पेशेंट तो कैसे ठीक होगा। तो वो क्या करता था, जब घर वाले चले जाया करते थे तो जो दवाई थी उसको वो ज़मीन पर फेंक देता था और खाता नहीं था, इसलिए वो ठीक नहीं हो पा रहा था। घर वालों की निगाह बचाकर औषधियाँ ज़मीन पर गिरा देता। मित्रों के साथ बैठकर जी बहलाता। यदि कोई उससे स्वास्थ्य के विषय में कुछ पूछता तो चिढ़कर मुंह मोड़ लेता। अगर कहते कि जल्दी से यार ठीक हो जाओ तुम, तो वो उन पर चिढ़ जाता था। उसके भावों में एक शांतिमय उदासीनता आ गई थी और बातों में एक दार्शनिक मर्मज्ञता पाई जाती थी। वह लोक रीति और सामाजिक प्रथाओं पर बड़ी निर्भीकता से आलोचनाएं किया करता। यद्यपि बाबू चैतन्य के मन में रह रहकर शंका उठा करती थी कि जब परिणाम विदित ही है तब इस प्रकार धन का अपव्यय करने से क्या लाभ। तथापि वे कुछ तो पुत्र प्रेम और कुछ लोक मत के भय से धैर्य के साथ दवा दर्पण करते जाते थे। मन में विचार आता था ये ठीक होंगे नहीं तो पैसा बेकार जा रहा है दवाई में। और फिर कभी कभी कहते थे अगर हम पैसा नहीं लगाएंगे दवाई में और ये ठीक नहीं होंगे तो समाज यही कहेगा कि देखो पुत्र बीमार हैं और पैसे का मोह कर रहे हैं और पुत्र पर इलाज नहीं करवा रहे हैं, अगर इलाज करवाएं तो पुत्र ठीक हो जाए। ये ऐसा चैतन्य दास सोचते थे। जाड़े का मौसम था। चैतन्य दास पुत्र के सिरहाने बैठे हुए डॉक्टर साहब की ओर प्रसन्नात्मक दृष्टि से देख रहे थे। जब डॉक्टर साहब टेम्परेचर लेकर थर्मामीटर लगाकर कुर्सी पर बैठे तब चैतन्य ने पूछा, अब तो जाड़ा आ गया है, आपको कुछ अंतर मालूम होता है? डॉक्टर, बिल्कुल नहीं, बल्कि रोग और दुस्साध्य होता जा रहा है। चैतन्य ने कठोर स्वर में पूछा, तब आप लोग कुछ क्यों मुझे इस भ्रम में डाले हुए हैं कि जाड़े में कुछ अच्छे हो जाएंगे। इस प्रकार दूसरों की सरलता का उपयोग करना अपना मतलब साधने का साधन हो तो इसे सज्जनता कदापि नहीं कह सकते। आप बता नहीं रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं कि जाड़े में ठीक हो जाए तो जाड़ा भी शुरू हो गया है और कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो आप मुझे क्यों इस संदेह में डाले हैं? डॉक्टर से कह रहे हैं चैतन्य दास जी। डॉक्टर ने नम्रता से कहा, ऐसी दशाओं में हम केवल अनुमान कर सकते हैं और अनुमान सदैव सत्य नहीं होते। आपको जेर बैर अवश्य हुई, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी इच्छा आपको भ्रम में नहीं डालने की थी। मेरी ये इच्छा नहीं थी। शिवदास बड़े दिनों की छुट्टियों में आया था। इसी समय वह कमरे में आ गया और डॉक्टर साहब से बोला, आप पिताजी की कठिनाइयों का स्वयं अनुमान कर सकते हैं। अगर उनकी बात नागवार लगी तो उसे क्षमा कीजिए। चैतन्य दास ने छोटे पुत्र की ओर वात्सल्य की दृष्टि से देखकर कहा, तुम्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत थी? मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि यहाँ मत आया करो, लेकिन तुमसे सबर ही नहीं होता और तुम यहाँ चले होते। अब बड़े की अपेक्षा छोटे से स्नेह प्यार जता रहे हैं। शिवदास ने लज्जित होकर कहा, मैं अभी चला जाता हूँ, आप नाराज ना हों। मैं केवल डॉक्टर साहब से यह पूछना चाहता था कि भाई साहब के लिए अब क्या करना चाहिए। डॉक्टर साहब ने कहा, अब केवल एक ही साधन और है, इन्हें इटली के किसी सेनेटोरियम में भेज देना चाहिए। डॉक्टर ने सलाह दी कि यहाँ रुकने से अच्छा है कि इन्हें इटली के कोई बड़े हॉस्पिटल भेज दिया जाए।
चैतन्य दास ने सजग होकर पूछा, कितना खर्च होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 3,000 साल भर रहना होगा। निश्चय है कि वहाँ से अच्छे होकर आएंगे। जी नहीं, यहाँ तो एक भयंकर रोग है। साधारण बीमारियों में भी कोई बात निश्चय रूप से नहीं कही जा सकती। इतना खर्च करने पर भी वहाँ से ज्यों के त्यों लौट आए तो मन में शंका हो रही है। पाठ बहुत अच्छा है, पुत्र प्रेम है। और कल इसको पढ़ाएंगे, हो सकता है ये चैप्टर समाप्त हो जाए, इसलिए सारे बच्चे जितना चैप्टर शेष बाकी है बचा हुआ है उसको पढ़ लेंगे। वैसे हम पढ़ाएंगे लेकिन आप पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, और जितना हमने पढ़ाया है उसको भी आप रिवीजन कर लें। कहते हैं ना, 4 घंटा 6 घंटा अगर विद्यालय में पढ़ाई होती है तो उतना समझ में नहीं आता जितना 1 घंटा घर पे बैठ कर के बच्चा पढ़ लेता है। थैंक यू क्लास।